नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉम्प्लेक्स वार स्टडी हब में। आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में हम लेकर आए हैं डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के लघुत्तरीय प्रश्न। दोस्तों, अगर आप परीक्षा में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम ऐसे प्रश्न कराने वाले हैं जो परीक्षा में सीधे पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। अगर चैनल पर आप नए हैं तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने में हमें प्रेरणा मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास। आज का आपका पहला प्रश्न है, प्रबंधन के अर्थ को परिभाषित कीजिए। प्रबंधन का अर्थ है किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संसाधनों का प्रभावी ढंग से नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण करना। प्रबंधन एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें लोगों के माध्यम से काम करवाना शामिल है, ताकि संगठन के उद्देश्यों को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सके। विद्यालय भवन में किन कक्षों का होना आवश्यक है? तो विद्यालय भवन एवं कक्ष। एक आदर्श विद्यालय भवन में प्री प्राइमरी, प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं के अलावा पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, कॉमन रूम और कार्यालय जैसी आवश्यक सुविधाएं होनी चाहिए। कक्षाओं का आकार छात्रों की गतिविधियों की आवश्यकता के अनुसार लचीला होना चाहिए। शिक्षक के महत्व को परिभाषित कीजिए। शिक्षक हमारे समाज और जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे ज्ञान प्रदान करते हैं, छात्रों को प्रेरित करते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं। वे न केवल अकादमिक कौशल सिखाते हैं, बल्कि आलोचनात्मक सोच, सामाजिक और भावनात्मक कौशल भी विकसित करते हैं, जिससे छात्रों को अपना आत्मविश्वास बनाने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलती है। शिक्षक अगली पीढ़ी के नेताओं और समाज के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कक्षा में शिक्षक की भूमिका पर प्रकाश डालिए। एक शिक्षक छात्रों का नेतृत्व करता है और उन्हें विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बेहतर सीखने के अनुभव के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। शिक्षक को कक्षा में एक लोकतांत्रिक वातावरण बनाना चाहिए, ताकि प्रत्येक छात्र को सीखने और खुद को बेहतर बनाने का समान अवसर मिले। शिक्षक को कक्षा में तानाशाह नहीं, बल्कि नेता की भूमिका निभानी चाहिए। शिक्षण में लर्निंग कॉर्नर का महत्व बताइए। शिक्षण में लर्निंग कॉर्नर के महत्व। शिक्षण में लर्निंग कॉर्नर का महत्व यह है कि ये बच्चों में स्वतंत्रता, रचनात्मकता और सामाजिक कौशल को बढ़ावा देते हैं। साथ ही यह ज्ञान प्राप्ति को अधिक आकर्षक और व्यावहारिक बनाते हैं। ये कॉर्नर आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान और विभिन्न विभिन्न सीखने की शैलियों को प्रोत्साहित करते हैं, जो शारीरिक, भाषाई और सामाजिक भावनात्मक विकास में सहायता करते हैं। शिक्षण में लर्निंग कॉर्नर के प्रमुख लाभ हैं। बच्चों को अपनी रुचि के अनुसार कॉर्नर चुनने की स्वतंत्रता मिलती है, जिससे वे अपनी गति और पसंद के अनुसार सीखते हैं। बच्चे छू कर, देख कर और खेल कर ज्ञान अर्जित करते हैं। यही किताबी ज्ञान से हटकर एक व्यवहारिक और मनोरंजक तरीका है। विभिन्न कॉर्नर शारीरिक, भाषाई और सामाजिक भावनात्मक विकास को बढ़ावा देते हैं। यह उन विद्यालयों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है जहां शिक्षक की कमी है। समूह में काम करने से बच्चों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने तथा दूसरों की ज़रूरतों को समझने का मौका मिलता है। प्रबंधन एवं प्रशासन में क्या अंतर है? प्रशासन नीति और उद्देश्यों को निर्धारित करता है। यह नीति निर्माण और निर्णय लेने का कार्य है, जबकि प्रबंधन उन नीतियों और उद्देश्यों को लागू करता है। यह एक क्रियाशील, निष्पादन उन्मुख कार्य है। प्रशासन क्या और क्यों तय करता है, जबकि प्रबंधन कैसे का ध्यान रखता है। प्रशासन का कार्य संगठन के लिए व्यापक लक्ष्य, योजनाएं, नीतियां निर्धारित करना, जबकि प्रबंधन का कार्य प्रशासन द्वारा निर्धारित नीतियों और योजनाओं को लागू करना और दैनिक कार्य को संभालना है। प्रशासन की प्रकृति एक चिंतनशील और निर्णायक कार्य है, जबकि प्रबंधन की प्रकृति एक क्रियाशील और कार्यकारी कार्य है। प्रशासन संगठन में उच्च स्तर पर होता है, जबकि प्रबंधन संगठन के मध्य और निचले स्तर पर होता है। आदर्श शिक्षक के गुण बताइए। कार्य के प्रति समर्पण करना, छात्रों के साथ पक्षपात नहीं करना,
छात्रों को पढ़ाने के साथ प्रेरित करना, छात्रों को स्वावलंबी होने की शिक्षा देना, विद्यार्थियों की गलती को क्षमा करने की भावना रखना तथा उसकी हर कमजोरी को दूर करने का प्रयास करता है। लॉग बुक क्या है? लॉग बुक एक प्रकार का विद्यालय अभिलेख है। लॉग बुक विद्यालय की डायरी है। इसमें विद्यालय की विशेष घटनाओं, योजनाओं, नई पाठ्य पुस्तकों, विद्यालय कार्य के घंटों, आने वाली तथा भेजी जाने वाली सूचनाओं का विवरण, निरीक्षण, अधिकारियों अथवा व्यक्तियों द्वारा विद्यालय का निरीक्षण, विद्यालय क्रियाओं को प्रभावित करने वाले विशेष कारणों आदि का विवरण दिया जाता है। नेक्स्ट, विद्यालय में प्रबंधन प्रक्रिया के महत्व पर प्रकाश डालिए। वर्तमान समय में विद्यालय प्रबंधन की समस्या अत्यधिक व्यापक और जटिल हो गई है, क्योंकि आज छात्रों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इसीलिए विद्यालय के कार्य क्षेत्र का भी विस्तार हो रहा है। नई नई विधियों, प्रविधियों तथा मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री में स्थान दिया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आधुनिक मनोवैज्ञानिक अनुसंधान, बुद्धि एवं योग्यता परीक्षाओं का विद्यालयों में प्रयोग बढ़ रहा है, जिससे विद्यालय के समाज तथा राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व में निरंतर वृद्धि हो रही है। इसीलिए विद्यालय प्रबंधन का महत्व भी बढ़ता जा रहा है। ग्राम शिक्षा समिति के कौन कौन से सदस्य होते हैं तथा उनके कार्यों को स्पष्ट कीजिए। ग्राम शिक्षा समिति विद्यालय प्रबंधन समिति के कुल 15 सदस्यों में से 11 अभिभावक और बाकी 4 नामित सदस्य होते हैं। कार्य: पंचायत क्षेत्र में बेसिक स्कूलों की स्थापना, उनका प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन करना। पंचायत क्षेत्र में बेसिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा की अभिवृद्धि और विकास करना। ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिए योजनाएं तैयार करना। बेसिक स्कूलों, उनके भवनों के सुधार के लिए जिला पंचायत को सुझाव देना। बेसिक शिक्षा से संबंधित ऐसे अन्य कृत्यों को करना जिन्हें राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपा जाए। विद्यालय परिसर में पर्यावरण संरक्षण हेतु आप क्या कर सकते हैं? विद्यालय पर्यावरण प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रम आयोजित करके जन सामान्य को प्रशिक्षण प्रदान करना। छात्रों को पर्यटन एवं पर्यावरण संबंधित विधियों को प्रत्यक्ष रूप से दिखाकर समझाना। नगर, गांव एवं मोहल्लों में स्वच्छता अभियान चलाना। शिक्षकों के विद्यालय के प्रति क्या कर्तव्य होते हैं, लिखिए। विद्यालय के प्रति शिक्षक के मुख्य कार्य है कि वह छात्रों को सही प्रकार से शिक्षा दें, अपने विषय को रुचिकर बनाकर पढ़ाएं और अपने विषय का अध्ययन करके और नई चीज़ें खोज करके पढ़ाएं। शिक्षा संबंधी सहायक वस्तुएं एकत्रित करना तथा छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करें। विद्यालय के शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत कक्षा कक्ष प्रबंधन व पुस्तकालय प्रबंधन को समझाइए। शिक्षा कक्ष प्रबंधन का अर्थ होता है कि कक्षा कक्ष से संबंधित उपकरण और उनकी भौतिक व्यवस्था से होती है। कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल शिक्षक के ऐसे व्यवहार हैं जिसके द्वारा शिक्षक शिक्षण अधिगम के लिए उचित वातावरण बनाए रखता है, जिसमें बच्चों का ध्यान बना रहता है। वहीं पुस्तकालय प्रबंधन में हम पाठ्य पुस्तकों का प्रबंधन, प्राथमिक स्तर की नवीन पाठ्य पुस्तकों का स्वरूप, उच्च प्राथमिक स्तर की नवीन पाठ्य पुस्तकों का स्वरूप देखेंगे। बेसिक शिक्षा अधिकारी के प्रमुख दायित्व बताइए। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का मुख्य कार्य समय समय पर जिले के विद्यालयों का निरीक्षण करना एवं उनके विकास हेतु सुझाव प्रदान करना है। विद्यालय के भौतिक संसाधनों की उपलब्धता की पर्याप्तता का आकलन करना भी इसका कार्य है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जिले के किसी भी विद्यालय में रिक्त पदों का ब्यौरा दिया जाता है एवं रिक्तियों के लिए विज्ञापन दिए जाते हैं। जिले में शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थों के कार्यों की जांच की जाती है। विद्यालय के हिसाब किताबों की समुचित देखभाल रखना, राजकीय प्राइमरी, जूनियर तथा नॉर्मल स्कूलों एवं मॉडल स्कूलों के वार्षिक प्रबंधन का प्रस्ताव प्रस्तुत करना तथा निदेशालय के आदेश के पश्चात स्थानीय प्रबंधन स्वयं करना। ब्लॉक संसाधन केंद्र BRC की संरचना व कार्य का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उत्तर लिखेंगे, इसमें हेडिंग डालेंगे शिक्षकों की क्षमता वृद्धि का क्षेत्र। इस क्षेत्र में निम्नलिखित कार्य समन्वय करेंगे: शैक्षिक नवाचार, विद्यालय भ्रमण के समय आदर्श पाठ का प्रदर्शन, सीखी हुई बातों विधाओं का अनुश्रवण, विद्यालय की शैक्षिक कठिनाइयों के निवारण के उपाय खोजना,
आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण श्रृंखलाओं का आयोजन करना, मूल्यांकन करना, विश्लेषण करना तथा प्राप्त निष्कर्षों का उपयोग करना। शैक्षिक गतिविधियों, गोष्ठियों, कार्यशालाओं, प्रतियोगिताओं का आयोजन करना। वार्षिक शैक्षिक कैलेंडर बनाना। शिक्षक अधिगम सामग्री टीएलएम का निर्माण व प्रयोग प्रदर्शन करना। जन सहभागी आधारित कार्यक्रम, ग्राम शिक्षा योजना बनाना, बच्चों के विद्यालय में नामांकन हेतु विशेष कार्यक्रम का आयोजन करना, स्कूल जैसे स्कूल चलो अभियान आदि। विद्यालय की समस्याओं के समाधान हेतु स्थानीय समुदाय से सहयोग प्राप्त करने की पहल करना। ग्राम शिक्षा समिति व ग्राम ब्लॉक अकादमिक समूह का प्रशिक्षण तथा जागरूकता का कार्यक्रम आयोजन करना। समुदाय एवं विद्यालय व विभाग में समन्वय स्थापित करना। उपयुक्त संस्थाओं का समन्वय, स्वास्थ्य विभाग से संपर्क स्थापित करना, बालक विकास विभाग से संपर्क करना, पंचायत राज ग्राम विकास विभाग से तालमेल, स्वैच्छिक संगठनों से संपर्क करना आदि। शैक्षिक प्रशासन के निर्माण वादी सिद्धांत एवं भूमिका संघर्ष सिद्धांत का वर्णन कीजिए। निर्णय का सिद्धांत, शैक्षिक प्रशासन को समस्त प्रशासनिक अधिकारों, नियमों व सिद्धांतों का समुचित ज्ञान होना चाहिए ताकि वह सही प्रकार से निर्णय ले सके। संघर्ष सिद्धांत, शैक्षिक प्रशासन को समस्त कर्मचारियों व शिक्षकों को प्रयास समन्वय हेतु हर संभव प्रयास करना चाहिए जिससे संस्था के संपूर्ण विकास में सभी योगदान करें। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद के प्रमुख कार्य लिखिए। राष्ट्रीय अध्यापक परिषद के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। यह सेवापूर्वक अध्यापकों को प्रशिक्षण देता है। यह सेवाकालीन शिक्षकों को प्रशिक्षण देता है। अध्यापक शिक्षा के संस्थाओं को प्रमाणित और अप्रमाणित करता है। अध्यापक शिक्षा के संस्थानों के स्तर का मूल्यांकन करता है। सूचना का अधिकार 2005 की व्याख्या करिए। इसके द्वारा किस प्रकार की सूचना मांगी जा सकती है। इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा। लोक सूचना अधिकार, सहायक लोक सूचना अधिकार सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों के अनुरोधों पर कार्यवाही करेगा और ऐसी सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों को सहायता करेगा। शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांतों को बताइए। शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। कार्य विभाजन सिद्धांत, आदेश की एकता का सिद्धांत, अधिकार व उत्तरदायित्व का सिद्धांत, अनुशासन का सिद्धांत, स्थायी तत्व का सिद्धांत, सहयोग का सिद्धांत। प्रधानाध्यापक के 4 प्रमुख दायित्व लिखिए। प्रधानाध्यापक का दायित्व, प्रधानाध्यापक को अपने दैनिक कक्षा अवलोकन में शिक्षक द्वारा शिक्षण में उपयोग की गई टीएलएम का अंकन करना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षक द्वारा टीएलएम का उपयोग विषय वस्तु के अनुसार अध्यापक दैनवी की पाठ योजना में दर्शाया गया है या नहीं। विद्यालय अवलोकन में टीएलएम के उपयोग को सुनिश्चित कराना चाहिए तथा प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की मासिक बैठक में टीएलएम के उपयोग के विषय में समीक्षा की जानी चाहिए। डीपीसी एसएसए को अनुपालन रिपोर्ट, उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में वित्तीय प्रबंधन किस प्रकार सहायक है, स्पष्ट कीजिए। उत्तम शिक्षा व्यवस्था शिक्षा विकास का एक आधार है और अच्छी शिक्षा व्यवस्था शिक्षा की वित्तीय व्यवस्था पर निर्भर करती है। प्रशासनिक दृष्टि से शिक्षा वित्तीय दिन प्रतिदिन अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है। शिक्षा वित्तीय का अर्थ शैक्षिक वित्तीय शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करने हेतु साधन है, साध्य नहीं। यह सत्य है कि कार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हुए भी शिक्षा वित्तीय की अपनी समस्याएं हैं। शिक्षा संबंधित आवश्यकताएं संस्था विद्यालयों में लगातार बढ़ती जा रही है। इससे वित्त जुटाने संबंधी जटिलताएं भी बढ़ती जा रही हैं। शिक्षा के लिए धन किन साधनों से प्राप्त किया जाए और किन मदों में प्राथमिकता के आधार पर खर्च किए जाएं, यह भी एक समस्या के रूप में उभरा है। समय सारणी एक ऐसा चार्ट है जो विद्यालय में किए जाने वाले कार्यकलापों को दर्शाता है। सहमति के आधार पर व्याख्या कीजिए। अथवा अच्छी समय सारणी विद्यालय के विविध कार्य संचालन का सच्चा प्रतिबिंब है, स्पष्ट कीजिए। समय सारणी विद्यालय क्रियाकलापों को व्यक्त करती है। इससे निम्नलिखित बातों का पता चलता है। स्कूल में काम करने के घंटे जैसे विद्यालय कब प्रारंभ होता है, कब समाप्त होता है तथा मध्यावकाश कब और कितने समय का होता है।
इसके द्वारा यह भी पता चलता है कि स्कूल में कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं। विद्यालय में अध्यापकों की संख्या तथा उनका नाम भी समय सारणी में ज्ञात होता है। अध्यापकों के मध्य कार्य का वितरण किस प्रकार किया जाता है तथा प्रति अध्यापक कार्यभार का ज्ञान भी समय सारणी द्वारा होता है। विद्यालय परिसर में कक्षों की संख्या का ज्ञान भी समय सारणी से होता है। समय सारणी द्वारा यह भी ज्ञात होता है कि कौन सी कक्षा किस कक्ष में बैठी है। समय सारणी से यह भी ज्ञात होता है कि कौन सा शिक्षक कब खाली होगा। समय सारणी यह भी इंगित करती है कि क्या किसी विषय के लिए कोई निश्चित समय दिया गया है। समय सारणी द्वारा विद्यालय में संचालित होने वाली पाठ्यक्रम सहभागी क्रियाओं का भी ज्ञान होता है। समय सारणी बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। समय तालिका की विद्यालय में क्या उपयोगिता है, इसे बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। समय तालिका के माध्यम से ही यह ज्ञात होता है कि स्कूल के काम करने के घंटे कब प्रारंभ होते हैं तथा कब मध्यावकाश होता है। एक शिक्षक के कितने पीरियड होते हैं, कौन शिक्षक क्या पढ़ाता है। इससे कार्य को नियमित तथा व्यवस्थित रूप दिया जाता है। समय तालिका बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातें। समय तालिका में विषयों के कठिनाई स्तर को ध्यान में रखकर कालांश की व्यवस्था करनी चाहिए। समय तालिका के द्वारा कार्य का विभाजन किया जाता है, अतः कार्य के विभाजन में समरूपता ऐसे बनाते समय ही रखनी चाहिए। शिक्षकों की योग्यता तथा क्षमता को ध्यान में रखकर ही विषयों का कार्यभार समय तालिका में निश्चित करना चाहिए। संचयी अभिलेख की क्या उपयोगिता है। संचयी अभिलेख विद्यालय में छात्रों की प्रगति प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण होते हैं। संचयी अभिलेखों को व्यक्तिगत एक एक छात्र की प्रगति से संदर्भित भी तैयार किया जाता है, जिससे सनह सनह छात्र के निष्पादन का पता चल जाता है। पुस्तकालय एवं वाचनालय में अंतर स्पष्ट कीजिए। पुस्तकालय एवं वाचनालय में अंतर। पुस्तकालय में संरक्षक वाचनालय की संस्कृति में स्वयं योगदान देते हैं, जबकि वाचनालय में पुस्तकालय सांस्कृतिक अधिकार रखते हैं। एक पुस्तकालय और वाचनालय में एक अंतर निश्चित रूप से लाइब्रेरियन है। पुस्तकालय में पुस्तकों का संग्रह होता है तथा वह छात्रों को घर के लिए भी दी जाती है, जबकि वाचनालय में पुस्तकों को पढ़ने की शांत व्यवस्था रखी जाती है। कैसा लगा यह सेशन कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। साथियों, आपने कितना स्कोर किया और आप इसे अधिक से अधिक बार देखें ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें, क्योंकि हमने सारे के सारे क्वेश्चन छाट कर कराए हैं जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में आने की काफ़ी हद तक संभावनाएँ हैं। तो इसे ज़रूर देखें, नोट करें। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।